एंड आई होप कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में कभी भी ना हो। इस टाइम पे अब हम आ गए हैं हेल फायर पास में। हेल फायर पास कंचनाबुरी से ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर दूर है। और कंचनाबुरी सिर्फ रिवर्स, नेशनल पार्क, वाटरफॉल्स के लिए फेमस नहीं है। कंचनाबुरी एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस है थाईलैंड का, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वॉर 2 में जो कुछ हुआ था यहाँ पे। सो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बैंकॉक से लेके रंगून, जो अब के टाइम में यंगून है, उसके लिए एक रेलवे ट्रैक बनवाया था। और वो रेलवे ट्रैक बनाने का एक रीजन था क्योंकि बीच में उनके पास ब्रिटिश कॉलोनीज थी जो कि जापान की एनिमीज थे। तो अगर वो बाय फ्लाइट जाते थे तो उन्हें अटैक होता था, और अगर बाय वो सी रूट जाते थे तो बैंकॉक से सी रूट जो यंगून का है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता था, और यंगून में जापान स्ट्रॉन्ग होल्ड में था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से बैंकॉक से यंगून तक के लिए एक ब्रिज बनवाएंगे। और थाई गवर्नमेंट जो थी, या थाई जो पॉलिसी थी उस टाइम पे, उन्होंने जापान को सपोर्ट किया और वो न्यूट्रल रहे उस वॉर में कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो आप अगर हमारे थोड़े बहुत रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, और हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। सो उस टाइम पे उनके पास से बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स, जो सिंगापुर में जापान से वॉर हार गए थे, उन्होंने उन सोल्जर्स को यूज़ किया और ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक उनके थ्रू बनवाया। और यहाँ पे ऑफ कोर्स थाईलैंड एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारे मच्छर, बहुत सारी बीमारियाँ उस वजह से हो जाती हैं। तो इमेजिन उन सोल्जर्स से इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करवाया गया जिसके वो आदी नहीं थे, और इतने सारे सोल्जर्स की डेथ हुई यहाँ पे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और उनके साथ एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई बाय जापानीज सोल्जर। और वो इतने ज़्यादा डेथ और कैजुअलिटीज़ हुई कि इस रेलवे को बोला जाता है डेथ रेलवे। तो ये जो हेल फायर म्यूजियम है ये बना है कंचनाबुरी में ही, पर ये फंडेड है थ्रू आउट बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के आई एम श्योर प्रिजनर्स ऑफ वॉर रहे होंगे, उनकी ऑनर में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा फंड करती है, और इसके लिए कोई भी एंट्री फी नहीं है। सो इट्स ऑल फ्री, और बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है ये पूरा। सी, इसमें नीचे एक रेलवे ट्रैक का पाथ टाइप का बनाया हुआ है। ये इस मेमोरियल में इमिडिएटली एंटर करते ही ये वॉल्स हैं, और इस पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ये रेलवे बनाते बनाते जिनकी जान चली गई थी, जो शहीद हो गए थे। डरमॉट, रेजिनल्ड, अलेक्जेंडर, जैक। सो ये बहुत ही सरियल सी फीलिंग है कि कितने सारे लोग कितनी अलग अलग कंट्रीज से आके अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए यहाँ पे उन्होंने जान दी। और यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट है वो पत्थर तोड़ने का है, तो धीरे धीरे पत्थर टूटने का साउंड इफेक्ट बनाया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो इनसाइड इन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक ये सेक्शन है, एक बाहर का सेक्शन जो हमने आपको दिखाया, और एक सेक्शन है जहाँ पे ये एक 10 मिनट की मूवी चलाते हैं जिसमें ये पूरा डिटेल देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। और जब एक बार ये हो गया उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा बाहर और वो पूरा रेलवे ट्रैक का सेक्शन देखने, जो कि 4 किलोमीटर लंबा है। देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं, बट जो मेन सेक्शन है जहाँ पे उन्होंने कार्व करके पूरा बीच में से रेलवे ट्रैक बनाया था, वो वाला सेक्शन हम ज़रूर देखेंगे। सो ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर थे जिन्होंने यहाँ पे रेलवे पास को बनाया था, और इनका नाम था बिल हैस्किल। तो 2007 में ये शायद वापस आए थे और उस टाइम पे ये फ़ोटो ली गई थी। सो ये अंदर का म्यूज़ियम पार्ट है, पिक्चर्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू डिपिक्ट किया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे रेलवे कंस्ट्रक्शन हुई थी। जापानीज सोल्जर्स की और जापान रिजीम जो थी उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थी, तो उनको सिखाया जाता था कि सरेंडर एट एनी कंडीशन नहीं करना है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस भी थे कामिकाज़ी। तो अगर उनके फाइटर प्लेन्स में आग लग जाती थी या फिर गिरने लगते थे, वो खुद से इंटेंडेडली वॉरशिप्स के ऊपर आके क्रैश करते थे अपने प्लेन्स को कि हम तो जा ही रहे हैं, हम साथ में कईयों को लेके डूबेंगे। और जो सोल्जर्स थे उनको यही सिखाया जाता था कि सरेंडर एट एनी कंडीशन नहीं करना है। तो अगर सरेंडर की बात आती थी तो या फिर तो अपने आप को गोली मार लेते थे, या फिर तो अपने आप को बॉम्ब के साथ उड़ा देते थे। तो वो इतने ज़्यादा प्राइड रखते थे अपनी आर्मी में, और या फिर अपने बिलीफ्स में कि सरेंडर वॉज मतलब हो ही नहीं सकता है। एंड जो ये ऑस्ट्रेलियन, डच, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो सिंगापुर में पकड़े गए थे, जापानीज उनको बड़े ही नीच तरीके से दिखते थे क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो यहाँ पे आके समझना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया
जो भी इन ह्यूमन ट्रीटमेंट की उन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ, वो क्यों की। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये पाइल ऑफ रॉक्स हैं। एक सोल्जर जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसको एक्सपेक्टेड था उससे कि हर दिन अपने हाथ से तोड़ तोड़ के इतने सारे पत्थर तोड़े वो और कैरी करे। और ये पूरा काम करने के लिए उन्हें खाने को पता है क्या मिलता था? उन्हें पूरे दिन में इतने पत्थर तोड़ने के लिए खाने के लिए मिलता था सिर्फ इतने से चावल एवरी डे। इतने सारे पत्थर और इतने से चावल। एक अंदर थिएटर है जिसके अंदर एक 10 मिनट की वीडियो चलती है थोड़ी हिस्ट्री बताने के लिए इस जगह की। तो पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे हेलफायर पास पे। The Japanese faced the problem of supporting its troops in Burma. Hundreds of thousands of civilian slaves, they won't tell you the truth. तो ऊपर वाले फ्लोर पे वो सब पिक्चर्स देख के अब हम जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर पे, और फिर यहीं से रास्ता है बाहर ट्रैक पे जाने का। सो यहाँ से स्टार्ट होता है वो सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं, और ये सेक्शन एंड होगा हेलफायर पास पे। ये सेक्शन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 30 हज़ार प्रिजनर ऑफ वॉर यूज़ किए गए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन जो हमें वो वीडियो देख के पता लगा कि सिर्फ प्रिजनर ऑफ वॉर ही नहीं थे जो ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बना रहे थे। इसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे, एंड तमिल इंडियंस थे, मलय थे, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह से ट्रीट नहीं किए जा रहे थे, बट वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे जिनको पैसे दे के काम करवाया जा रहा था। बट उनकी भी कंडीशंस इक्वली ख़राब थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि उनके लिए कोई लीडर था नहीं जो उनकी बात कह सकता था या जो उनकी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर सकता था। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू था उन लोगों के लिए, तो उनके साथ भी इक्वली बैड ट्रीटमेंट हुआ। बट साथ साथ में मलय लेबर्स और इंडियन तमिल लेबर्स ने भी इक्वली कंट्रीब्यूट किया था ये पूरा का पूरा ब्रिज बनाने के लिए। ये पूरा एरिया इन्होंने हाथ से हैंड टूल से साफ किया था। तो इमेजिन आप ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स बैक जाओ टाइम में, और सोचो ना कोई जेसीबी ना कोई बड़ी मशीन, ये सब कुछ हाथ से किया गया था। कंचनाबुरी अगेन शायद मैं बताना भूल गया हूँ, कंचनाबुरी जो थाईलैंड का प्रोविंस है वो बर्मा के एकदम पास है। तो वहाँ पे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं उसके पीछे बर्मा आ जाता है। तो इसीलिए ये जगह बहुत सिग्निफिकेंट थी जापानीज के लिए, क्योंकि यहाँ से बैंकॉक से लेके बर्मा तक की रेलवे लाइन बननी थी, और जापानीज का मेन एजेंडा था उसके बाद इंडिया पे अटैक करना, और बर्मा और इंडिया आसपास है, तो यहाँ से लेके उन्हें रेलवे ट्रैक बनाना था ताकि वो सप्लाईज और रीइंफोर्समेंट्स क्विकली पहुँचा सकें अपने सोल्जर्स को, ताकि वो फिर इंडिया को अटैक कर सकें। और इंडिया को क्यों? क्योंकि वो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी इस टाइम पे, और ब्रिटिश और अमेरिकन साथ में थे वॉर में, और जापान और जर्मनी साथ में थे। इमेजिन ये वो टूल्स हैं जिससे वो प्रिजनर पूरा का पूरा एरिया साफ कर रहे थे और ये पत्थर तोड़ रहे थे। सी ये इन्होंने कवर करके रखे हुए हैं थोड़े से रेलवे ट्रैक्स। ये उठा के कहीं और पे शिफ्ट कर दिए थे, बट 1990 में जब ये पूरा इसकी रेस्टोरेशन शुरू हुई तो एक सेक्शन को लाके यहाँ पे प्लेस कर दिया। बट वुडन लॉग्स अभी भी बहुत सारे सेक्शन पे अवेलेबल है। ये वाला सेक्शन इस पूरे रेलवे जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल सेक्शन बोल सकते हैं, और ये सेक्शन है हेलफायर पास। ये 75 मीटर्स लंबा है और अपनी हाईएस्ट पीक पे 25 मीटर्स ऊंचा है। इसे हेलफायर पास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जापानीज सोल्जर्स पुश कर रहे थे ये पूरा ट्रैक बनाने के लिए, तो उन्हें बहुत जल्दी थी कि फटाफट काम हो जाए, और वो करवाने के लिए उन्होंने जितने भी उनके पास लेबर थे, प्रिजनर्स थे, उन सब से 22 घंटे दिन में काम करवाया, 18 घंटे मिनिमम और 20 घंटे मैक्सिमम। और वो काम करवाते करवाते रात हो जाती थी, और यहाँ पे इन पूरे एरियाज़ में ऑयल लैंप्स रखे जाते थे। तो मशालें जैसी होती हैं हमारे साइड पे,
उस तरह के ऑयल लैंप्स रखे जाते थे ताकि दिन रात काम हो सके। और यहाँ के जो प्रिजनर्स थे रात को आते थे यहाँ पे या फिर वापस जा रहे होते थे, तो दोनों साइड पे मशालें चल रही हैं, तो वो बोलते थे कि ये तो हेल फायर है जिसमें हम जा रहे हैं और आ रहे हैं रोज। तो इसलिए इस सेक्शन को बोलते हैं हेल फायर पास। ये जो पत्थर हैं वो हैं ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट को तोड़ना बहुत मुश्किल है, और इनके पास कोई भी पावर टूल्स तो थे नहीं, तो वही था जो हैंड टूल्स थे। तो एक आदमी पकड़ता था वो ड्रिल के लिए रॉड, और ऊपर से दूसरा हैमर करता था। और उस हैमर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए होता था, क्योंकि अगर होल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया या फिर टूट गया तो उसके अंदर डायनामाइट डालना बहुत मुश्किल था। और अगर डायनामाइट डाल भी दिया तो जब वो फटेगा तो वो प्रॉपर वे में नहीं टूटेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता था। और जापानीज़ सोल्जर्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे उन लोगों को कि एकदम प्रॉपर होना चाहिए, और अगर प्रॉपर ड्रिल नहीं हुआ उनसे तो फिर अगेन ऑफ कोर्स पनिशमेंट्स देते थे। और कई बार तो उन पनिशमेंट्स के प्रोसेस में सोल्जर्स की डेथ भी हो जाती थी। जितने भी आप एंगल्स देख रहे हैं, लाइंस देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैंड ड्रिलिंग के थ्रू किए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए, ताकि बिल्कुल भी टूटे नहीं। और एक एग्जांपल, ये एक हैंड टूल है जो अंदर तक डाला गया होगा और फिर ये टूट गया, और ये यहीं पे स्टक है आज तक। हेलफायर पास के बाद ये यहाँ पे ये ट्रैक का एंड हो जाता है, और उसके बाद ये एक दूसरा ट्रैक है जो आगे के लिए जाता है। अगर आपको वहाँ पे जाना है तो ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबा है, और आपको पहले ही वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा सो दैट वो आपको वॉकी टॉकी दे सके, क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे हमारी ये जर्नी तो ख़त्म होती है, और हमने आगे जाने का डिसीजन नहीं लिया है। हमने सिर्फ यहीं पे आना था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना था कि उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था और क्या क्या एट्रॉसिटीज़ हुई थी उनके साथ। इमेजिन, ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल लग गए, और जापान ने इस पूरे रेलवे रूट को सिर्फ 3 साल के लिए यूज़ किया। 1942 से लेकर 1945 तक ही ये रूट ऑपरेशनल था। सो इतनी सारी लाइव्स लॉस्ट, इतना सारा सहना पड़ा उन सब लोगों को, और इवेंचुअली ये सिर्फ 3 साल के लिए यूज़ हो पाया, और उसके बाद ये कभी यूज़ ही नहीं हुआ। ये तो एकदम जंगल बन गया था। 1989 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हेल्प से और थाई गवर्नमेंट की हेल्प से इसको फिर से रिस्टोर किया गया, और फिर लोगों को यहाँ की हिस्ट्री बताई गई। तो इमेजिन, उससे पहले 60-70 साल के लिए ये जगह एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, और इतनी ज़्यादा ट्रेजेडीज़ हुई यहाँ पे। एक जस्ट वर्ड ऑफ कॉशन, यहाँ पे आपको जब आप टूरिस्ट सेंटर पे आएंगे और जो इनका इन्फॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पे भी बताया जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खी और मच्छर हैं। ऑफ कोर्स ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो एक तरह से तो ये भी एक्सपीरियंस हो जाता है कि बेचारे उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिन्होंने इतने सालों पहले उन कंडीशंस में काम किया है। 5 मिनट तक यहाँ पे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर बॉटल्स, रिपेलेंट्स और स्प्रेज अपने साथ ज़रूर लाना, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आपको रियल में एक्सपीरियंस करना है कि उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया था, तो शायद मत भी लेके आना। यार यहाँ का एक्सपीरियंस तो बड़ा ही सरियल जैसा था। मैं बहुत कम जगहों पे गया हूँ जो हिस्टोरिकल हैं और जो वॉर डेडिकेटेड हैं, तो आई थिंक ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो लगता है ये एक अलग ब्लॉग डिज़र्व करता है। रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है अगर आप लोग कंचनाबुरी आएँ या फिर थाईलैंड आएँ, और अगर आप लोगों को हिस्ट्री का शौक़ है तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, सब कुछ फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, एंट्रेंस भी फ्री है, और थोड़ा बहुत कॉफ़ी एंड फूड रेस्टोरेंट भी है। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारा ये काम अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करो, और नीचे ही बटन है सब्सक्राइब का भी, सब्सक्राइब करो। हमने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं पूरे थाईलैंड को लेके, फुकेट सीरीज़, थाईलैंड रोड ट्रिप, बैंकॉक सीरीज़, और अब ये कंचनाबुरी और चिंग माई की सीरीज़। तो किसी को भी अगर थाईलैंड आना है तो हमारे व्लॉग्स देखो और आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू।